सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट हो, लेक्चरर जेंडर स्टडीज की पोस्ट हो, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट हो, जेंडर स्टडीज तैयार किए बगैर चारा नहीं। जेंडर स्टडीज को तैयार करने के लिए ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखते हैं कि आज की कौन कौन सी थीम्स है, ताकि हम उनके ऊपर फर्दर डिटेल गुफ्तगू कर सकें। आज हम जो डिस्कस करेंगे, टॉपिक जो थीम डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली घूमेंगे फेमिनिस्ट थेरीज के आसपास। फेमिनिस्ट थेरी एंड प्रैक्टिस, इसमें फेमिनिज्म को देखेंगे। लिबरल फेमिनिज्म क्या है, रेडिकल फेमिनिज्म क्या है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म या जिसको हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी कहते हैं वो क्या है, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म क्या है, मेंस का पर्सपेक्टिव क्या है फेमिनिज्म के हवाले से, और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या है। सबसे पहले हम आगाज करते हैं कि फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म एक समाजी, सियासी, मुआशी और इंटेलेक्चुअल यानी कि नफसियाती एक मूवमेंट है, जहनी एक मूवमेंट है, जो डिमांड करती है कि मेन और वेमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सोसाइटी में, और जिसका मोटो है कि जेंडर बेस जो डिस्क्रिमिनेशन होती है जेंडर की बुनियाद पे, कि ये मेन है और ये विमेन है, उस जेंडर बेस डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर बेस वायलेंस को, जेंडर बेस एक्सप्लॉयटेशन को एंड करना। तो ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो जेंडर इक्वालिटी का दावा करती है, जेंडर इक्वालिटी हासिल करने की कोशिश करती है। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब है, ये एक ऐसा अकीदा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि विमेन एंड मेन शुड एंजॉय इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, सादा अल्फाज में। अब ये जो फेमिनिज्म का वर्ड है, ये कहाँ से आया? ये एक फ्रेंच टर्म है, फेमिनिज्म में, और उसका मतलब क्या है? एडवोकेसी ऑफ विमेन्स राइट्स, कि खवातीन के जो हकूक हैं उनकी वकालत करना, ये वहां से वर्ड निकला है फेमिनिज्म। अब अगर हम देखें कि फेमिनिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो फेमिनिज्म की मूवमेंट है, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जेंडर इक्वालिटी, तमाम जेंडर्स को इक्वल समझना, विमेन की इंपावरमेंट पे काम करना, विमेन के लिए, तमाम जेंडर्स के लिए बल्कि, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, तलाश करना, मुहैया करना, और इक्वल इकोनॉमिक राइट्स देना मैन को, वेमेन को, ट्रांसजेंडर्स को, तमाम जेंडर्स को, और इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए तमाम जेंडर्स की, यानी कि जो वोटिंग, जो पॉलिटिक्स के अंदर, और वायलेंस से और डिस्क्रिमिनेशन से और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना हर जेंडर को, बिलखसूस वेमेन। अब अगर हम इसकी फेमस डेफिनेशन देखें, जो बेल हुक्स की है, कि फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट टू एंड सेक्सिज्म, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। ये जो सेक्सिज्म है, सेक्सिज्म मीन कि किसी एक जेंडर को सुपीरियर ट्रीट करना, किसी और जो जेंडर है उसको इंफीरियर ट्रीट करना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। कि अगर मेन है तो अपने आप को वो, उनको फोकियत देना, वेमेन है तो उनको कम कमतर समझना, इसको हम कहते हैं सेक्सिज्म। यानी किसी शख्स को उसके सेक्स की बुनियाद पे, बायोलॉजिकल सेक्स की बुनियाद पे फोकियत देना, या उसको उसके साथ अनइक्वल या डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट करना, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करना। तो फेमिनिज्म के बारे में बेल हुक्स की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मशहूर है, कि फेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो सेक्सिज्म को भी एंड करती है, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के, किसी बंदे के सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स की बुनियाद पर उसको एक्सप्लॉयट करने को भी खत्म करती है, और किसी बंदे के सेक्स की बुनियाद पे उसके ऊपर जुल्म करने का भी खात्मा करती है, सादा अल्फाज में। उसके बाद अगर हम फेमिनिज्म की मूवमेंट्स देखें, वेव्स देखें, तो पहली वेव है जो 1790 से लेकर 1920 तक आती है। 1920 जिस साल में तहरीक खिलाफत उभरी थी, तो 1790 से लेकर 1920 तक ये पहली वेव है फेमिनिज्म की, जिसका फोकस था कि वेमेन्स को वोटिंग राइट्स, सफरेज जिसे हम कहते हैं, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, और वेमेन को प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिलना चाहिए। ये पहली वेव है। और इसके अंदर की फिगर कौन है? मैरी वोल्स्टोन क्राफ्ट, ये इसने फर्स्ट वेव का ये प्रोपोनेंट है, पहली मूवमेंट का ये मेन एडवोकेट है। और इसकी किताब का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में। तो 1790 से लेकर अगर आप देखें, ये जो मूवमेंट है, ये 1790 से लेकर 1920 तक है। तो इसी इन्हीं सालों के दरमियान में 1792 में जब ये फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई, उससे 9 साल बाद ये विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन किताब लिखी मैरी वोल्स्टोन क्राफ्ट ने। और वो फर्स्ट वेव का प्रोपोनेंट था,
और उसने कहा कि विमेन को भी प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए और उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए। सेकेंड वेव स्टार्ट हुई 1960 से, जब जिस साल इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। 1960 से लेकर 1980 तक, जब पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, तो 1960 से 1980 के दरमियान में सेकंड वेव आई फेमिनिज्म की, और इसका फोकस था कि वर्क प्लेस जहाँ पे लोग काम करते हैं, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, उनको इक्वल उनकी उनकी इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि वेज गैप नहीं होना चाहिए मैन और विमेन में। रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें कि एक खातून को ये राइट होना चाहिए कि वो बच्चे पैदा करे या ना करे। और पेट्रियार्की के ऊपर फोकस था कि ये जो मेल डोमिनेंस है, इसका खात्मा किया जाए। और की फिगर कौन था? बेटी फ्राइडन इसकी की फिगर थी, और इसकी उनकी रिपोर्ट किताब का नाम है फेमिनिन मिस्टीक, और वो लिखी गई 1963 में। ये 1960 से लेकर 1980 तक मूवमेंट है, और इसमें बेटी फ्राइडन की किताब है द फेमिनिन मिस्टिक। उसका जो थीम है वो भी यही है कि वर्क प्लेस इक्वालिटी होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए खवातीन के, पेट्रियार्की का खात्मा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखिए थर्ड वेव स्टार्ट होती है 1990 में, और उसका फोकस क्या था कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एक दूसरे के से डिफरेंट होते हैं, डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करें। हर कोई भी अगर बायोलॉजिकल बेसिस पे कोई देखे, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, तो डिफरेंट जेंडर्स हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रेस और जेंडर, इसके ताल्लुक के दरमियान में कि डिफरेंट रेस डिफरेंट एथनिसिटी के लोग जो हैं वो डिफरेंट बिहेव करते हैं। क्योंकि वेमेन अमेरिका की कुछ और अंदाज में काम करती हैं, पाकिस्तान की जो वेमेन कुछ और अंदाज में, पाकिस्तान की रूरल सोसाइटी की वेमेन और अंदाज में उनका लाइफस्टाइल है, और जो वर्किंग क्लास की जो वेमेन है उनकी, जो अर्बन एरियाज की हैं, उनका लाइफस्टाइल या उनकी उनकी डिमांड्स या नीड्स और उनके एक्सप्रेशन डिफरेंट है। तो हमें इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वेमेन्स इन डिफरेंट वुमेन्स ऑफ डिफरेंट रेस हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल्स। तो ये इस थर्ड वेव का 1990 में जो आई उसका फोकस था डाइवर्सिटी, कि वी शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट आइडेंटिटीज, वी शुड रिस्पेक्ट जेंडर डाइवर्सिटी, एंड वी शुड रिस्पेक्ट women on the basis of different difference in races and genders। उसके बाद इसी थर्ड वेव में अगर देखा जाए, तो इसकी जो थर्ड वेव के अंदर जो मेन प्रोपोनेंट है फेमिनिज्म का, वो है रेबिका वॉकर। और उसके बाद चौथी जो वेव है वो आई थी 2010 से लेकर अब तक जो चल रही है, और इसका फोकस क्या था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविज्म, जेंडर्स का जो मेल है फीमेल है वो अपने लिए सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट का बाइकॉट होना चाहिए, सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकना चाहिए। मी टू एक मूवमेंट आई थी जिसमें खवातीन ने बयान करना शुरू कर दिया था कि अब मुझे कब वर्क प्लेस पे या फैमिली में हरेस किया गया, तो सब खवातीन ने सोशल मीडिया के ऊपर बताया कि मेरे साथ भी ये ज्यादती हुई, मेरे साथ भी ज्यादती हुई। तो वो उन्होंने बेसिकली हरेसमेंट के ऊपर आवाज उठाई। तो ये फोर्थ, और वो किसके जरिए उठाई? सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म के जरिए। और अगर हम दूसरा थीम देखें जो आज के लेक्चर का है, वो है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म से क्या मुराद है? लिबरल फेमिनिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि विमेन कैन अचीव इक्वालिटी थ्रू रिफॉर्म्स, एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड लीगल प्रोटेक्शन। कि खवातीन को अगर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बराबर हों, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बराबर हों, उनके लिए रिफॉर्म्स लाई जाएं डिफरेंट सेक्टर के अंदर, सेक्टोरल रिफॉर्म जिसे कहते हैं, तो उससे खवातीन के ऊपर जो ऑपरेशन है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन है, उसका खात्मा किया जा सकता है। और लिबरल फेमिनिज्म जो मूवमेंट है, ये जो लिबरल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें मेन क्वेश्चन ये होता है कि विमेन इक्वल कैसे हो सकती है मेल के, जिनके ऐसे तमाम तरीके ढूंढना जिनके जरिए एक विमेन कैन बिकम इक्वल टू देयर काउंटर पार्ट्स, आई मीन मैन। इसका जवाब क्या है? ये सवाल उठाते हैं लिबरल फेमिनिज्म कि एक औरत को मर्द के बराबर हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसके मर्द के शाना बशाना लेके जा सकते हैं? तो जवाब है थ्रू इक्वल लॉज, थ्रू आप कह सकते हैं लीगल प्रोटेक्शन, एंड थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन हेल्थ एंड थ्रू एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो ये है लिबरल फेमिनिज्म कि औरत को मर्द के बराबर कैसे ले जाया जा सकता है? कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के जरिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन से हैं जो लिबरल फेमिनिज्म की तरफ जाते हैं? उसमें मैरी गोल्डस्टोन क्राफ्ट है, जिनकी किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिनकी किताब है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, कि खवातीन का जो वो के ऊपर जो जुल्म होता है। उसके बाद हैरियट टेलर मिल की किताब है द इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ विमेन, यानी कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और उनको उनके राइट्स पे काम करना। उसके बाद बेटी फ्राइडन की किताब है द फेमिनिन मिस्टीक। और उस इस जो लिबरल फेमिनिज्म है, जिसके अंदर हमने कुछ पढ़े प्रोपोनेंट्स पढ़े,
मेन जो उसके जो दावेदार है लिबरल फेमिनिज्म के, कि खवात औरतों को मर्दों के बराबर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, और उनके लिए लीगल गारंटीज होनी चाहिए, सिक्योरिटीज होनी चाहिए। उसमें हमने पढ़ा मैरी वोल्स्टोन क्राफ्ट की किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, और जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और हैरियट टेलर मिल की किताब हमने पढ़ी द इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन, और बेटी फ्राइडन की किताब पढ़ी हमने द फेमिनिन मिस्ट्री। इस ये जो लिबरल फेमिनिज्म है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि विमेन लॉ के सामने मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इक्वल वेजेस एंड पे एंड सैलरीज, और वुमेन को सफरेज राइट यानी कि वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वुमेन जो है वो राइट टू वोट हासिल कर लेती हैं, राइट टू एजुकेशन उनको मिल जाता है, राइट टू गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको वो लिबरल फेमिनिज्म की डेफिनेशन पे पूरा उतरेंगी। उसके बाद अगला इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि ये जो लिबरल फेमिनिज्म है, ये सिर्फ लीगल इक्वालिटी पे बात करती है कि कानून के बराबर सामने मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये जो मेल और फीमेल के दरमियान में एक मुआशी तौर पे फर्क है, या क्लास के दरमियान में फर्क है, मेल और फीमेल की क्लासेस डिफरेंट है, इस चीज को इग्नोर करती है लिबरल फेमिनिज्म। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है रेडिकल फेमिनिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पेपर में लाजमी एमसीक्यू जाता है कि रेडिकल फेमिनिज्म का ये आर्गुमेंट है, इसकी ये आवाज है, इसका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये जो पेट्रार्की है, जिसको मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ये असल में कॉज है कि औरतों के ऊपर जुल्म होता है। तो रेडिकल फेमिनिज्म की का मेन जो थीम है वो ये है कि खवातीन पे सोसाइटी में जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सोसाइटी क्या है, वो बेसिकली पेट्रार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इसके अंदर मेन स्लोगन ये है द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये जो थ्योरी है, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है द रेडिकल फेमिनिज्म, इसके जो स्कूल ऑफ थॉट के इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हम समझते हैं कि किसी के घर के अंदर जो उसकी पर्सनल लाइफ है खवातीन की, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, अगर हम ये कहते हैं कि ये पर्सनल बातें हैं किसी के घर की, इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो गलत है। द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये जो घर के अंदर औरत के अंदर, औरत को क्या बच्चा जन्म देना भी चाहिए कि नहीं, कब जन्म देना चाहिए, औरत की तालीम, उसकी सेहत, औरत का जिस्म, ये सारी जो चीजें हैं, औरत के राइट्स, औरत की ड्यूटीज, ये बेसिकली पॉलिटिकल पर्पसेज हैं, इनको पब्लिक स्फीयर में डिस्कस करना चाहिए, औरतों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो ये 1960 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था बेसिकली कैरोल हैनिस्ट ने। कैरोल हैनिस्ट ने 1969 में इसके ऊपर एक ऐसे भी लिखा द पर्सनल इज पॉलिटिकल के ऊपर। तो ये 1969 में आ, कैरोल हैनिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये खवातीन की जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल नहीं है, वो भी पॉलिटिकल है, यानी कि उनको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा, उसका कॉन्सेप्ट था कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि खवातीन के जो निजी राइट्स हैं, पर्सनल राइट्स हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ है, अगर उसको पर्सनल रखेंगे तो मेल उसका फायदा उठाएंगे और उनके राइट्स सब सप्रेस होते रहेंगे, लिहाजा उनको बाहर लेके आना चाहिए पब्लिक स्फीयर में। तो अब ये जो रेडिकल फेमिनिज्म है बेसिकली, जो कहता है कि खवातीन के ऊपर जुल्म तभी होता है क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसके अंदर जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो है केट मिलेट, जिसकी किताब है सेक्स पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, 1970 में आई थी। उसके बाद शोलामित फायरस्टोन की किताब है द डायलेक्ट ऑफ सेक्स, ये भी रेडिकल फेमिनिज्म के ऊपर है। उसके बाद एंड्रिया डॉर्किन की किताब है पोर्नोग्राफी मेन पोजेसिंग वुमेन, कि पोर्नोग्राफी के अंदर भी मेल को डोमिनेट दिखाया जाता है। तो ये किताब जो है, ये भी रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर को डील करती है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है मेन ये है रेडिकल फेमिनिज्म का, कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स ये जो बेसिकली सेक्स का कॉन्सेप्ट है कि मेल और फीमेल, ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसको भी पोलिटिसाइज किया जाना चाहिए, कि इसको भी पॉलिटिक्स में लेके आ जाना चाहिए। और मेल डोमिनेंस है जो जिसको टर्की कहते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, मेल चूंकि कहते हैं कि खवातीन की बातें बाहर नहीं होनी चाहिए, घर में डिस्कस होनी चाहिए, लिहाजा वो क्या करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस करते हैं वीमेन के ऊपर, और रिप्रोडक्टिव कंट्रोल करते हैं। मेल का कंट्रोल होता है, वो जब चाहते हैं जितने चाहते हैं बच्चे पैदा करते हैं। तो खवातीन को भी राइट्स होने चाहिए, वो भी अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर बाहर बात करें, पब्लिक स्फीयर में बात करें। तो बेसिकली 1969 में, 1970 के करीब ऑलमोस्ट, खवातीन के डिफरेंट ग्रुप्स इकट्ठे हुए, उन्होंने जब आपस में चीजें डिस्कस की तो उन्हें लगा कि हर घर के अंदर जो बातें हैं वो बेसिकली मिलती जुलती हैं, लिहाजा इनको, ये हमारे कॉमन राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कॉमन राइट्स हैं, हमारे कॉमन इश्यूज हैं, इनको आपस पब्लिक स्फीयर में डिस्कस होना चाहिए। और दिस इज द एक्चुअली थीम ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस है या वर्क प्लेस के ऊपर हरेसमेंट होती है किसी खातून को, तो दीज आर एक्सप्लेन्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, कि खवातीन की
के अगेंस्ट जो हेरेसमेंट होती है पब्लिक प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, या घरों में जो वायलेंस होती है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि सम टाइम हम तमाम मर्दों को ही कह देते हैं कि तुम ये अप्रेसर्स हैं। हालांकि सारे मर्द अप्रेसर नहीं होते। सारे मर्द अगर जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन वो सारे, और जरूरी नहीं कि वो जालिम हो। और ये ये जो रेडिकल फेमिनिज्म है, ये बहुत ही कम अहमियत देती है इकोनॉमिक फैक्टर्स को, मुआशियात को, और क्लास का जो डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में। ये सिर्फ मेल डोमिनेंस या पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को अहमियत देती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म का। कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल। और वो सोशलिज्म का बेसिकली क्या था? अलंबरदार था, दावेदार था, टॉर्च बीरर था। तो सोशलिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, या जिसको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, ये एक्सप्लेन करती है कि औरतों के ऊपर जो जुल्म होता है वो बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की वजह से होता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। यानी कि जो ताजर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अमीर तर हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, जो एलीट है बेसिकली हमारे, जिनके पास ज्यादा कैपिटल है, वो गरीबों का इस्तेसाल करते हैं। और चूंकि सोसाइटी कैपिटलिस्टिक है, इसलिए औरतों पे भी उनका भी इस्तेसाल होता है। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट फेमिनिज्म, या जिसको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, ये कंबाइन करती है बेसिकली कैपिटलिज्म को भी और पेट्रार्की को भी। इनकी बढ़ती हुई कैपिटलिज्म और बढ़ती हुई मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो ये है सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कि कैपिटलिज्म और मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये मिलके क्या करते हैं? औरतों पे जुल्म की कॉज है। अब इसके प्रोपोनेंट्स क्या हैं मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म के? कार्ल मार्क्स खुद, उसकी किताब है दास कैपिटल। उसके बाद फ्राइड्रिच एंजल्स, उनकी किताब है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और उसके बाद हेदी हार्टमैन की किताब है, उनका उनका एक आर्टिकल है द अनहैप्पी मैरिज ऑफ मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म। और इस जो बेसिकली जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है या सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है? कैपिटलिज्म पे बातें होती हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो वजह है औरतों पे जुल्म की। क्लास स्ट्रगल है कि जो मेल हैं, जो उनके पास पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो फीमेल पीछे रह जाती हैं, नीचे रह जाती हैं, तो उनके ऊपर उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती रहती है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी फीमेल की होती है, उनके इकोनॉमिक राइट्स इन्फ्रिंज करते हैं मेल। और अनपेड डोमेस्टिक लेबर, औरतें घरों में ऐसा काम करती हैं कि सर्विसेज तो देती हैं, उनको पे नहीं दी जाती। तो जब औरत अनपेड लेबर कर रही होती है, जैसे मदरिंग कर रही होती है, नर्चरिंग कर रही होती है, घर के काम कर रही होती है, कपड़े धो रही होती है, ड्रिंकिंग, ये जो क्लीनिंग कर रही होती है, ये सारे अनपेड डोमेस्टिक लेबर की वजह से औरत जो है उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है। और ये डबल बर्डन उनके ऊपर होता है कि वो बाद वक्त घर में ड्यूटीज भी कर रही होती है और साथ साथ बाहर भी काम कर रही होती है, खेतों में, जॉब प्लेसेस पे। लिहाजा उन पर डबल बर्डन आ जाता है। तो कैपिटलिज्म, क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अनपेड डोमेस्टिक लेबर और डबल बर्डन जो है, ये सारे थीम किस चीज के हैं? मार्क्सिस्ट या बेसिकली सोशलिस्ट फेमिनिज्म के। इसके इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये है, ये मार्क्सिस्ट या जिसको हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, कि विमेन जो है वो घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, फैमिली केयर भी करती हैं, तनख्वाह उनको नहीं मिलती, लेकिन उनको डबल बर्डन करना पड़ता है, उनके ऊपर आता है। और ये जो अनपेड लेबर है, इसका फायदा किसको होता है? कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट फैक्टर्स को मिलता है, जो कि अक्सर उसके किन के हाथों में होता है? वो मेल डोमिनेट, मेल के हाथ में होता है। कैपिटलिस्ट की जो फोर्सेस होती हैं, उनके पास कैपिटल होता है, और वो इकोनॉमिक डिसीजन कर रहे होते हैं सोसाइटी में, औरतों की एक्सप्लोटेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी मिसाल क्या है अगर हम देख लें मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म की, कि एक फीमेल टीचर जो है वो स्कूल में भी काम करती है, घर में भी काम करती है। और घर में जो काम करती है, अगर वो स्कूल में काम करती है तो उसको पे मिलती है, लेकिन घर में काम करती है तो उसको कोई पे नहीं मिलती। दिस इज कॉल्ड डबल बर्डन। तो वो घर में भी काम कर रही है, स्कूल में भी काम कर रही है, तो उसके ऊपर डबल बर्डन है। लेकिन जो मेल होते हैं वो स्कूल में काम कर रहे होते हैं, या घर से बाहर, घर में वो काम नहीं कर रहे होते। लिहाजा औरत जो है, ये जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कैपिटलिज्म का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन का, और डबल बर्डन का कॉन्सेप्ट है। और क्रिटिसिज्म इस पे क्या है कि इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, कि औरत जो है वो सब घर से बाहर भी घर से बाहर भी कमा रही होती है, लेकिन घर के अंदर भी वो बेसिकली अनपेड लेबर कर रही होती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, और इसमें औरत की जो साइकोलॉजिकल, जो कल्चरल फैक्टर्स जो है, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद अगर हम देखें चौथा थीम जो है, पांचवा थीम बल्कि, वो है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, मेल और फीमेल के दरमियान में जो फर्क है, इसकी बेसिकली रीजन ये है
कि औरत नफसियाती तौर पे जब वो बच्चों को पाल रही होती है तो औरत को और अंदाज में पालती है, जिनकी बेटी को, और बेटे को और अंदाज में पालती है। और जिस अंदाज में वो सोशलाइज करती है अपनी बेटी और बेटे के साथ, उसकी वजह से बेसिकली औरत जो है, बच्ची जो है, जो जवान होती है, तो उसके अंदर ये बात रची बसी होती है कि मैंने घर की नर्चरिंग, केयरिंग, मदरिंग, क्लीनिंग ये काम करना है, और घर से बाहर भी कोई काम करना है तब भी मैंने घर के काम अनपेड लेबर मैंने करनी है। क्योंकि उससे उसको इस अंदाज में साइकोलॉजिकली माँ जो है वो नर्चर करती है। और माँ बेटे के साथ जो है वो ऐसे सोशलाइज करती है कि उसको, वो बेटे जो है वो ऑटोनोमस जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं और इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के, उसमें सबसे पहले तो है सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो, उसकी किताब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इसमें भी बेसिकली साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पे बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नैन्सी कोडोरो। नैन्सी कोडोरो की किताब है द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग। कि ये जो मदरिंग मदरिंग होता है, ये माँ जब कर रही होती है बच्चों के साथ, इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर रही होती है, और बच्चे के साथ लव का शेयर कर रही होती है, बच्चों को नर्चर कर रही होती है, उनकी केयर कर रही होती है। ये माँ जिस अंदाज में बेटी और बेटे की सेपरेट अंदाज में उनको नर्चर कर रही होती है, जब बेटी पैदा होती है तो वो भी माँ की तरह ही आगे घर में भी काम कर रही होती है, और आगे अपनी बेटी की परवरिश भी वैसी कर रही होती है। तो माँ जिस अंदाज में बेटी की परवरिश करती है, वो जो बेटी होती है वो भी यही सोचती है कि मैंने ये काम करने हैं, मदरिंग करनी है, नर्सिंग करनी है, केयर करनी है, चाहे घर से बाहर भी काम करूं, लेकिन ये साथ मैंने काम करने हैं। लेकिन बेटों को माँ जो है वो इस अंदाज में पालती है कि वो समझती है कि इसने घर से बाहर रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। वो बेटे ऑटोनोमस हो जाते हैं, और बेटियां जो है वो इमोशनली अटैच रहती है माँ के साथ, और वो हमेशा उनके अंदर एक इमोशनल डिपेंडेंसी रहती है। और इस इमोशनल डिपेंडेंसी को सिराब करने के लिए माँ माँ जो लड़की है वो शादी करती है, तो वो फिर अपने बच्चों को जन्म देती है, तो वो उसमें फिर वो बेटी और बेटों के साथ मोहब्बत करके वहां से इमोशनल बॉन्डिंग उनके अंदर नर्चर करती है। इसको हम कहते हैं द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग। कि माँ आगे बेटी जन्म देती है, बेटी आगे फिर अगली आगे बेटी और बेटे को जन्म देती है, तो उसके अंदर मदरिंग का जो एलिमेंट है कि बच्चों को पालना है और घर के हाउस होल्ड काम करने हैं, ये सारा काम माँ के अंदर साइकोलॉजिकली उसके अंदर उसके दिमाग में ये बात रच बस जाती है कि मैंने ये काम करना है। तो नैन्सी कोडोरो का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि मैं साइकोलॉजिकली बच्चियों के अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी, और बच्चों के अंदर जो है वो ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंस का की फीलिंग जो है वो डालती हैं, इनकलकेट करती हैं। इसी तरह जूलियट माइकल की किताब है साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म। तो ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं किस चीज के, बेसिकली साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीमिंग की किताब है, नैन्सी कोडोरो की किताब है रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, और जूलियट माइकल की किताब है साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म। ये सारे साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के ऊपर बातें करते रहे। और इसके कंसेप्ट क्या है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के, कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो माँ तश्कील देती है बच्चे के अंदर, बेटे को अलग अंदाज में, बेटी को अलग अंदाज में। सोशलाइजेशन, माँ जिस अंदाज में सोशलाइज करती है बेटी और बेटे के साथ, और बेटों को जैसे फैमिली में जैसे ट्रीट किया जाता है, सोशलाइज या उसकी ओरिएंटेशन की जाती है, और बेटी को जिस अंदाज में घर में नर्चर किया जाता है, उससे साइकोलॉजिकली वो बेटी और अंदाज में नर्चर होती है, वो मदरिंग का रोल प्ले करती रहती है, और बेटा जो है वो ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना पसंद करता है। और मदरिंग का कॉन्सेप्ट अनकॉन्शियस, ये मदरिंग यही है कि घर में चाहे घर से बाहर जॉब भी करो 9 to 2 PM तक, लेकिन फिर भी घर में सारे काम औरत समझती है कि मैंने करने हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ये ट्रीट किया होता है। और अनकॉन्शियस माइंड में औरत के ये बात बिठा दी जाती है माँ के जरिए बेटी को, कि आपने ये काम करने हैं, तभी तो आप एक अच्छी माँ बनोगी, तभी तो आप अच्छी बीवी बनोगी, तभी तो आप अच्छी बहन हो जब ये आप घर के काम कर रही होंगी। और फैमिली इन्फ्लुएंस होता है बच्चियों के ऊपर कि उन्होंने ये काम करना होता है। तो ये साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है बेसिकली। इसका मेन आर्गुमेंट क्या है कि चिल्ड्रन लर्न मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स ड्यूरिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड थ्रू फैमिली इंटरेक्शंस। कि बेटियां ये समझती हैं बचपन से ही, उनको कहा जाता है कि तुम अच्छी बेटी तब हो, अच्छी बहन तब हो, अच्छी बीवी तब बनोगी, अच्छी माँ तब बनोगी अगर तुम ये मदरिंग करोगी और ये काम करोगी हाउस होल्ड की। और बच्चों को कहा जाता है तुम अच्छे बेटे, तुम अच्छे भाई, तुम अच्छे बाप तब बनोगे अगर तुम घर से बाहर से कमा के लाओगे और अपना इंडिपेंडेंस, अपने फैसले खुद करोगे। तो गर्ल्स आर एनकरेज टू बी केयरिंग वाइल बॉयज आर एनकरेज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म का। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये बनता है कि फ्राइड के ऊपर आइडियाज पर ज्यादा डिपेंडेंट है ये जो साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म है। और ये इसको हम साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते कि बाकी बच्चियों को को मदरिंग की तरफ और बच्चों को ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट होने की तरफ टेस्ट किया नर्चर किया जाता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट छठा जो है वो है मेंस फेमिनिज्म। मेंस फेमिनिज्म का जो थीम है, जो आइडियोलॉजी है, वो ये है कि ये थीम या ये स्कूल ऑफ थॉट या जो आइडियोलॉजी है ये कहती है कि जेंडर इक्वालिटी और
ये जो मेंस फेमिनिज्म है, ये जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करता है कि मेल और फीमेल को बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये सेक्सिज्म को अपोज करता है कि एक बंदे के सेक्स की बुनियाद पे, यानी कि बियोलॉजिकल सेक्स की बुनियाद पे मेल को या फीमेल को एक दूसरे के ऊपर बढ़तरी हासिल नहीं होनी चाहिए। और पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस के ये अगेंस्ट है बेसिकली मेंस फेमिनिज्म। मेंस फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी ये है कि मर्द को फोकियत नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, मेल पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए, मेल डोमिनेंट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। एक बंदे के सेक्स की बुनियाद पे उसको फोकियत नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन या डोमिनेंट पोजीशन पे ना हो, और मेल और फीमेल के दरमियान में क्या हो, इक्वालिटी हो। ये मेंस फेमिनिज्म है बेसिकली। इसके प्रोपोनेंट्स कौन से हैं? माइकल किमल जी की किताब है द जेंडर्ड सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल जो है वो क्या हो, इक्वल हो। उसके बाद बेल हुक्स की किताब भी है द विलेज टू चेंज मैन मैस्कुलिनिटी एंड लव, ये भी बेसिकली मेंस फेमिनिज्म के ऊपर है। उसकी इस कंसेप्ट, इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं मेंस फेमिनिज्म के? कि पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की तस्वीर नजर आती है कि मैन खुद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। मैन खुद आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं मेल और फीमेल क्या है, बराबर होना चाहिए। मैन खुद आगे बढ़ते हैं और वो क्या कहते हैं कि मेल को सेक्स की बुनियाद पे एक जेंडर को, एक 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 इंडिविजुअल को दूसरे के ऊपर कोई फोकियत नहीं होनी चाहिए। सेक्सिज्म के अगेंस्ट मर्द खुद आए, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के खिलाफ मर्द खुद आए, और मर्द खुद आगे आगे कहते हैं कि मेल और फीमेल क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी का एक चेहरा है, यानी कि मर्दों का एक पॉजिटिव चेहरा है। और इस तरह जेंडर पार्टनरशिप के तमाम जेंडर को इक्वल होना चाहिए कि अगर माँ बच्चे पाल रही है तो बच्चे बाप को भी चाहिए कि बच्चा पाले। माँ अगर घर के काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, तो मर्द और औरत को भी और मर्द को भी चाहिए कि वो काम करे। इसी तरह जो काम मर्द कर रहा है, औरत को भी चाहिए वो साथ करे। तो ये जेंडर पार्टनरशिप है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। एंटी सेक्सिज्म यही है कि सेक्स की बुनियाद पे, बियोलॉजिकल फैक्टर की बुनियाद पे किसी सेक्स को या किसी इंडिविजुअल को दूसरे के ऊपर बढ़तरी नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में या डोमिनेंट पोजीशन में ना हो। तो इसकी मिसाल क्या है कि मेन जो है वो खुद इक्वल पे ऑफ विमेन की एडवोकेसी करते हैं, वो खुद औरतों के हकूक की वकालत करते हैं। मर्द खुद कहते हैं कि हमें औरतों के साथ साथ पेरेंटिंग करनी चाहिए, औरत के साथ मिलकर, इनके माँ और बाप को मिलकर बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। तो इसमें मेल खुद आगे आके क्या करते हैं, मेल डोमिनेंस का खात्मा करते हैं। वो औरतों की इंपावरमेंट पे काम करते हैं, औरतों के एजुकेशन पे काम करते हैं। वो कहते हैं मेन और वुमेन की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए, औरतों और मर्दों को मिलकर बच्चों को पालना चाहिए कि माँ बाप को। तो ये कौन सी है, ये मेंस फेमिनिज्म का फेस है। उस इसकी अहमियत क्या है कि ये men's feminism basically, it this school of thought recognizes that harmful gender stereotypes can negatively affect both women and men। ये मेंस फेमिनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि अगर मेल डोमिनेंट सोसाइटी होगी, अगर मैन अपने आप को ऊपर समझेंगे, स्ट्रांग समझेंगे, तो ये मर्दों के भी खिलाफ है। औरतों के खिलाफ तो है ही सही, मर्दों के खिलाफ भी है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि मर्द इंडिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो कभी रोते नहीं है, तो मर्द क्या हो गया, साइकोलॉजिकली सब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो साइकोलॉजिकली उनको नुकसान होगा। तो वो कहते हैं कि ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, या जो सेक्स की बुनियाद पे एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर फोकियत या दूसरे को कम समझना, ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं। तो मेन खुद आगे आके मेल डोमिनेंस के खिलाफ जाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, कहते हैं मेल और फीमेल आपस में क्या होना चाहिए, उनकी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो आइडियोलॉजी है, दैट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट ऑल women हैव द सेम एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिटीज। इस थ्योरी का मेन स्कूल, ये जो बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है, इस आइडियोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट का मेन पॉइंट है कि जो औरतें हैं दुनिया भर में, अमेरिका की औरतें और हैं, बैंकॉक की और हैं, चाइना की औरतें हैं, पाकिस्तान की औरतें, इनकी आइडेंटिटीज और उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका की औरतें जो है वो जुल्म सहती हैं तो पाकिस्तान की भी सहती होंगी, नो। औरतें, अमेरिका की औरतें घर में काम नहीं करती तो हम कहेंगे पाकिस्तान में भी नहीं करती, उनको भी नहीं करना चाहिए, नो। औरतों की आइडेंटिटीज डिफरेंट है जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में रह रही हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट है। तो इसकी मेन प्रोपोनेंट्स कौन से हैं जो हिमायत करते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की? उसमें जूडिथ बटलर है, जिसकी किताब है जेंडर ट्रबल, 1990 में आई। दोनों हार्वे की किताब है काइबोर्ग मैनिफेस्टो। उसके बाद माइकल फोकॉल्ट की किताब है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी माइकल फोकॉल्ट की, और डोना हारावे की किताब है साइबोर्ग मैनिफेस्टो, और जूडिथ बटलर की किताब है जेंडर ट्रबल। ये तीनों जो हैं ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पे बात करती हैं, यानी कि दुनिया में जितनी औरतें हैं, मुख्तलिफ एरियाज, कंट्रीज की, स्टेट्स की, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी आइडेंटिटीज, उनकी पहचान, उनके लाइफस्टाइल, उनके नीड्स, उनकी डिमांड, उनके एक्सप्रेशन डिफरेंट है। तो ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है। और इसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्या है कि ये जो जेंडर है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, ये हम समाजी तौर पे
इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम औरतें पाकिस्तान की और हैं, देहातों की औरतें हैं और तरीके से हैं, मर्दों की और जो शहरों की औरतें हैं वो और तरीके से हैं, बैंकॉक की, थाईलैंड, अपना जापान की, पाकिस्तान की, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो जेंडर की कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। एक औरत घर में कुछ और अंदाज में काम करती है, घर से बाहर और अंदाज में काम करती है, बतौर शोहर बतौर बीवी और अंदाज में काम करती है, बतौर बहन बतौर बेटी, उसके डिफरेंट रोल्स हैं। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं एक बंदे की, एक औरत की, एक मर्द की। और डीकंस्ट्रक्शन इनकी जो सोसाइटी के अंदर पहले रिजिड जो थॉट है कि दुनिया की तमाम औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, नो, दुनिया की औरतें इक्वल नहीं है, दुनिया की औरतें डिफरेंट हैं, उनकी आइडेंटिटीज डिफरेंट है, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। इसलिए ये जो रिजिड थॉट है कि औरतों के लिए इक्वल एक जैसा, अगर पाकिस्तान की औरतें काम घर में काम करती हैं तो अमेरिका की औरतें भी घर में काम करें, नो। इस कंसेप्ट को, जो रिजिड कॉन्सेप्ट, इनको डीकंस्ट्रक्ट किया गया है, तोड़ा मोड़ा गया है, खत्म करने की ऊपर बात की गई है। और कहा गया कि दुनिया की तमाम औरतें एक दूसरे से डिफरेंट है, डाइवर्स है। और जेंडर परफॉर्मेटिव की थ्योरी इसी में दी गई, फॉर्म दिया गया कि जेंडर वो नहीं है जो कि हम हैं, जेंडर वो है जो हम करते हैं। तो इसमें फेमस कंसेप्ट जेंडर परफॉर्मेटिव का भी है, जो जूडिथ बटलर ने दिया था, जिसकी किताब है जेंडर ट्रबल, 1990 में आई थी। तो जेंडर परफॉर्मेटिव का मतलब यही है कि जेंडर इज परफॉर्म थ्रू रिपीटेड बिहेवियर, रिपीटेड एक्शंस, रादर देन बीइंग बायोलॉजिकल फिक्स। तो अगर मैं बतौर मर्द पैदा हुआ या बतौर मेल पैदा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जेंडर मेल है या मैं मैस्कुलिन हूँ, बल्कि मेरा जेंडर वो होगा जो मैं काम करूंगा। अगर मैं औरतों वाले काम करता हूँ तो फिर मेरा जेंडर क्या होगा? मेरा सेक्स तो मेल होगा, लेकिन मेरा जेंडर क्या होगा? वो मैनिश हो सकता है। इसी तरह एग्जांपल क्या है कि आइडियाज अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी डिफर अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी। कि एक अमेरिका के अंदर अगर मर्दानियत और हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर मर्दानियत का कंसेप्ट और मर्दानगी का कंसेप्ट और हो सकता है। अमेरिका के अंदर हो सकता है कि औरतें घरों में काम ना करती हूँ, खेतों में काम ना करती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में खेतों में अगर औरतें भी काम करती हैं और खेतों में, घरों में काम करती हैं, तो वजह क्या है कि वहाँ की औरतें और यहाँ की औरतें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट रोल्स हैं उनके। इसलिए जो जेंडर है बेसिकली, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई भी सेक्स उनका कोई भी हो सकता है, वो सोसाइटी डिसाइड करती है कि उसका, एक मर्द का या एक औरत का जेंडर क्या होगा एक खास सोसाइटी में, एक खास कम्युनिटी में। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या किया गया कि ये बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि एक जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है, कि सोसाइटी एक जेंडर को बनाती है। और ये बड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब ये सिर्फ अल्फाज के हद तक है। और इसको इम्प्लीमेंट करना पॉलिसी मेकिंग के हवाले से ये बड़ा मुश्किल है कि एक जेंडर वो होगा जो कि बंदा कर रहा होगा, चाहे वो खुद मर्द भी है, अगर औरतों वाले काम कर रहा है, रोटियां बना रहा है या खेतों में काम कर रहा है या मदरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या, वो वुमेनिश हो जाएगा। तो ऐसी पॉलिसी पॉलिसी जब मेकिंग होगी औरतों की या मर्दों के लिए, तो उसमें फिर उस मर्द को, जो कि है तो उसका सेक्स तो मर्दों वाला है लेकिन औरतों वाले काम कर रहा है, तो उसका जेंडर अगर हम कहते हैं कि वुमेन है, तो फिर वो किस पॉलिसी मेकिंग में, वो मर्दों में की तरफ खड़ा होगा या औरतों में? तो पॉलिसी मेकिंग जहाँ मुश्किल हो जाती है, कहाँ पे? जो हमने अभी पढ़ा है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के अंदर, जिसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली कि दुनिया में औरतें और ये जो जेंडर्स हैं वो डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट है, उनकी आइडेंटिटीज और उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, इसलिए औरतों की के लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल होना जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये कंपैरिजन भी आ गया इसमें। कंपैरिजन जरा देखें, लिबरल फेमिनिज्म में ये था कि अनइक्वल लॉज हैं, तभी औरतों पे जुल्म हो रहा है, और वो कहते हैं लीगल लॉज होने चाहिए, रिफॉर्म। रेडिकल फेमिनिज्म वाले ये कहते थे कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है वो बेसिकली औरतों पे जुल्म करती है, तो औरतों, मेल डोमिनेंट सोसाइटी को खत्म कर देना चाहिए, सोल्यूशन है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म वजह है औरतों पे जुल्म की, वो कहते हैं इकोनॉमिक चेंज लेके आनी चाहिए माशरे में। सोशलिस्ट जो फेमिनिज्म है वो कहते हैं कैपिटलिज्म भी और पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये मिलके औरतों पे जुल्म करते हैं, तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज हो जाना चाहिए, सोशल सिस्टम भी चेंज होना चाहिए, जिसमें मेल डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म क्या कहता था कि औरतों की और बच्चों, इनकी बच्चियों की और बच्चों की, डॉटर्स और सन्स की सोशलाइजेशन फैमिली में ऐसे होती है चाइल्डहुड लेवल पे कि वो मर्द और बड़े होकर ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बनते हैं, औरतें बड़ी होकर मदरिंग का काम करती रहती हैं। तो इसका हल क्या है कि जेंडर के जो रोल्स हैं उनको चेंज करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये मदरिंग का काम सिर्फ औरतों पे डालना चाहिए। उसके बाद मेंस फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि मर्द खुद आगे आके वो कहते हैं कि औरतों को मर्दों के बराबर होना चाहिए। तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो हैं उनके अगेंस्ट मर्द काम करते हैं, तो जो वो किस लिए काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मेल और फीमेल बराबर होना चाहिए, यानी कि जेंडर पार्टनरशिप होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में ये कहते हैं कि जो जेंडर कैटेगरीज हैं ये फिक्स जेंडर कैटेगरीज हैं बेसिकली। दुनिया में हम कहते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, वो कहते हैं नहीं,
कि अगर एक मेल भी है तो पाकिस्तान का मेल और होगा, अमेरिका का मेल उसका कुछ लाइफस्टाइल और होगा। पाकिस्तान की फीमेल, अमेरिका की फीमेल और पाकिस्तान की फीमेल और चाइना की फीमेल डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रखती हैं। लिहाजा ये जेंडर के नॉर्म्स हैं, इनको चैलेंज करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में औरत है तो ये काम करती है, तो चाइना की औरत को भी ये करना चाहिए, नो। तो ये जेंडर की नॉर्म्स को चैलेंज करना चाहिए। तो फेमिनिज्म क्या है? ये एक ऐसी मूवमेंट है जो एडवोकेट करती है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म, या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए। और मदर ऑफ फेमिनिज्म किसे कहते हैं? मदर ऑफ फेमिनिज्म मैरी वोल्टस्टोन क्राफ्ट को कहते हैं। और उसके बाद अगर देखें कौन सी फेमिनिस्ट थ्योरी कहती है कि लीगल इक्वालिटी होनी चाहिए, वो लिबरल फेमिनिज्म की थ्योरी कहती है। पेट्रियार्की क्या है? किसी ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें मर्दों के पास डोमिनेंस हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, इन्फ्लुएंस हो, उसको हम कहते हैं पेट्रियार्की। कौन सी थ्योरी कंसिडर करती है कि पेट्रियार्की काज है औरतों पे जुल्म की? तो रेडिकल फेमिनिज्म है। और कौन लोग थे जिन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स की किताब लिखी? वो बंदा कौन था? केट मिलेट था। उसके बाद स्लोगन क्या है रेडिकल फेमिनिज्म का? द पर्सनल इज पॉलिटिकल। कि औरत की जो पर्सनल लाइफ है वो भी पब्लिक में डिस्कस होनी चाहिए, उसके ऊपर भी औरत को आवाज उठाना चाहिए। विच थ्योरी फोकसेस ऑन कैपिटलिज्म? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की थ्योरी जो है वो कैपिटलिज्म पे फोकस करती है। डबल बर्डन से क्या मुराद है? कि औरतें घर में, जो घर से बाहर वो पेड काम कर रही होती हैं, घर में वो अनपेड काम कर रही होती हैं, तो वो उन पर डबल बर्डन है। उसके बाद अगर देखें तो ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किताब आर्टिकल किसने लिखा था? ये फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था। व्हाट इज साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म? ये थ्योरी ये कहती है कि एक जेंडर की जो इनइक्वालिटी है उसकी रीजन क्या है? कि साइकोलॉजिकली, या जो जो हमारे घरों के अंदर जो बेटियां और बेटे हैं उनकी सोशलाइजेशन हम ऐसे करते हैं, या उनकी अपब्रिंगिंग साइकोलॉजिकली ऐसे करते हैं कि वो समझते हैं कि औरत जो है उसने मदरिंग करनी है, मर्द समझता, बच्चा समझता है कि मैंने बड़े होके इंडिपेंडेंट होना है, अपने पाँव पे खड़ा होना। जेंडर परफॉर्मेटिव थ्योरी किसका कॉन्सेप्ट दिया था? जूडिथ बटलर ने, जिसकी किताब है जेंडर ट्रबल, 1990 में आई थी किताब। और वो कहता है कि जेंडर इज नॉट व्हाट वी आर, जेंडर इज व्हाट वी परफॉर्म रिपीटेडली। यानी कि जो बंदा जो काम कर रहा होगा वो डिसाइड करेगा, उसके काम डिसाइड करेंगे जो बार बार वो कर रहा है कि उसका जेंडर क्या है। उसका बायोलॉजिकल सेक्स नहीं डिफाइन करेगा कि उसका जेंडर क्या है। तो जेंडर ट्रबल किस किताब किसने लिखी थी? जूडिथ बटलर ने। मेंस की फेमिनिज्म क्या है? मेंस की फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट में ये है कि मर्द खुद एडवोकेट करते हैं कि मर्दों को और औरतों को बराबर होना चाहिए, औरतों की इंपावरमेंट होनी चाहिए, औरतों को एजुकेट करें। औरतों और मर्दों को सेक्स की बुनियाद पर उनको यानी कि एंटी सेक्सिज्म के ये बेसिकली इस पे काम करती है कि सेक्स की बुनियाद पे किसी एक जेंडर को दूसरे पे कोई एक्सप्लॉइटेशन या डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। विच फेमिनिस्ट थ्योरी इज मोस्ट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी? तो वो है बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। कि औरतें दुनिया की जो हैं उनकी आइडेंटिटीज डिफरेंट है, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, लिहाजा औरतें डाइवर्स हैं, डिफरेंट है, इसलिए उनके डिमांड्स, नीड्स, उनके लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में अगर हम देखें तो हु इज नोन एज मदर ऑफ फेमिनिज्म? तो ये मैरी वोल्टस्टोन क्राफ्ट है। और बुक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किसने लिखी थी? ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी थी। हु रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स? तो ये केट मिलेट ने लिखी थी। रेडिकल फेमिनिज्म किसके ऊपर फोकस करता है? ये पेट्रियार्की पे फोकस करता है कि ये ऑपरेशन की, औरतों पे ऑपरेशन की वजह है। द कंसेप्ट ऑफ डबल बटन ये किसने दिया था? मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हु रोट द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग? कि औरतें बेसिकली जब अ, बेटियों को जन्म देती हैं तो वो बेटियों के अंदर ये बात साइकोलॉजिकली डाल देती हैं कि आपने घर में काम करने हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है नैन्सी कोडोरो का, रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग की उसने किताब लिखी थी बेसिकली। उसके बाद जेंडर परफॉर्मिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? बटलर ने। उसके बाद विच थ्योरी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड? तो ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ये कहते हैं कि ये जो जेंडर है वो डिसाइड होगा कि जेंडर इंसान का क्या है, कौन सी सोसाइटी में इंसान रहता है। तो अगर औरत अमेरिका में और रह रही है तो उसका किरदार और होगा। अगर औरत जापान में रह रही है या न्यूजीलैंड में रह रही है या पाकिस्तान में रह रही है तो जो सोसाइटी है, जो कल्चर है वो डिसाइड करेगा कि उस औरत का जेंडर क्या है। तो ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है का कॉन्सेप्ट है कि जेंडर जो है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड थीम है। और स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल, की औरत की जो पर्सनल लाइफ है उसको अगर हम घर में ही दबा के रखेंगे कि हम कहेंगे कि ये बाहर डिस्कस नहीं करना, तो उससे तो फायदा होगा किसका? कैपिटलिज्म का, या मर्दों को फायदा होगा, वो उनको अपर हैंड रहेगा। लिहाजा तो औरत की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसकी जो राइट्स हैं, उसका राइट टू मूवमेंट, राइट टू बिजनेस, राइट टू ट्रैवल, ब्ला ब्ला, ये सारे जितने, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सारे उसकी जो पर्सनल लाइफ नहीं है बल्कि ये भी क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं। तो ये स्लोगन किस चीज के अंदर है? रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर इसके ऊपर फोकस किया गया। और माइकल किमल का जो नाम है वो किसके साथ आता है? मेंस फेमिनिज्म के अंदर आता है। माइकल किमल के, और मर्द खुद आगे आके औरतों की इंपावरमेंट, एजुकेशन, और कहते हैं मर्द और औरत बराबर हैं। और मर्द खुद बाहर आके कहते हैं, आगे आके कहते हैं कि मेल डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये मेंस फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था माइकल किमल ने। तो
इंपॉर्टेंट हिंट्स सर अगर देखें तो लिबरल फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें लॉज और राइट्स की बात होती है। रेडिकल फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो पेट्रियार्की की बात होती है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की जब बात करते हैं तो कैपिटलिज्म माइंड में आना चाहिए। सोशलिस्ट फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की दोनों मिलके बेसिकली औरत पे जुल्म की वजह है। और साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि बच्चियों को और बच्चों को उनकी हम सोशलाइजेशन फैमिली में ऐसे करते हैं, और साइकोलॉजी उनकी माँ बेसिकली साइकोलॉजिकली औरत को बेटी को डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट मदरिंग का रोल उसको देती है, और बेटे को वो उसकी ऐसी तरबियत करती है कि उसको इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाती है और उसको ऑटोनोमस बनाती है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर सोशलाइजेशन और साइकोलॉजी के थीम है। और मेंस फेमिनिज्म के अंदर ये है कि मर्द को और औरत को बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। औरत की इंपावरमेंट एजुकेशन पे काम करना चाहिए, और मर्दों और औरतों के काम दोनों को मिलकर करना चाहिए, कि जेंडर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है अगर मेंस फेमिनिज्म की बात की जाए। और इसी तरह पोस्ट मॉडर्न जो फेमिनिज्म है उसमें बेसिकली ये है कि ये जो कोई जेंडर होता है वो एक सोसाइटी तय करती है कि एक औरत अगर पाकिस्तान में है, या फॉर एग्जाम्पल हिरोशिमा में है, या फलस्तीन में है, या कश्मीर में है, या अमेरिका में है, यूके में है, या नॉर्वे में है, या किसी मुल्क फिनलैंड में है, तो वो उसका सोसाइटी उसका कल्चर डिसाइड करेगा कि उसका जेंडर क्या है। और औरतें क्या हैं या मर्द क्या है, वो डिफरेंट है, वो डाइवर्स है। लिहाजा डाइवर्स है तो उनकी नीड्स, डिमांड्स, लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो ये कंसेप्ट किसका है? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जेंडर स्टडीज का ये जो तीसरा लेक्चर है ये यूजफुल साबित हुआ होगा। किस चीज के हवाले से? फेमिनिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म है क्या, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म या सोशलिस्ट फेमिनिज्म, साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म या मेंस फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को समझने में ये लेक्चर यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं इन सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या लेक्चर जेंडर स्टडीज की, या लेक्चर सोशियोलॉजी की, या लेक्चर एंथ्रोपोलॉजी की, या लेक्चर सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ये टॉपिक्स के पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपके बेसिकली टेस्ट भी होते हैं रेगुलर हर वीक में, और जिसमें बेसिकली आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल होती है मॉर्निंग 8 AM से लेकर इवनिंग 8 PM तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपने आने वाली वीडियो में जेंडर स्टडीज के एक और थीम पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज, विमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, तो मेरे इस चैनल को इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की जो वीडियोस हैं वो आप तक पर वक्त पहुंचते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।